हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में चलेगा अनसॉल्व 2020 कोड जिसका 347 WC है। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 4 और इसका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो और आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 4 को किस प्रकार से हल करना है और कितने प्रश्नों को इसमें से आपको रिड्यूस कर देना है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहला का, और जिसके खंड दिए गए हैं फर्स्ट और सेकेंड। निम्नलिखित तो 2 आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहला है क्रोमियम आयन, दूसरा है सीरियम आयन। तो क्रोमियम आयन और सीरियम आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो पहले लिख लीजिए प्रश्न नंबर 4 का और उत्तर लिखेंगे तो पहला फर्स्ट का फर्स्ट उत्तर लिखना होगा। तो सीरियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 24, का क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद इस क्रोमियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसके बाद में आ जाता है सीरियम यानी कि 58 होता है इसका परमाणु क्रमांक और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉनों को इसके आयन से कम करके आपको लिखना है। तो चलिए पहले क्रोमियम का करते हैं 1s 2s 2p 6 3s 2 3p 6 और 3d को छोड़ देते हैं। उसके बाद में लिखते हैं 4s 2। लेकिन ये अफवाह के नियम का पालन नहीं करता है, ये एक अपवाद है। इस कंडीशन में यहां पर हो जाता है आपका 3d 5 4s 1। इसका ये रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सही से, क्योंकि जब डी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का परिसर होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में आ जाते हैं 1 2 3 4 की कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इस 4s कक्षा में होता है, ये 4s है और ये 3d है। तो यहाँ पर जो जोड़ा होता है इस कक्षा की ऊर्जा कम होती है, फुदककर इसमें आ जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी ऑर्बिट में आ जाता है। इस कंडीशन में ये 3d 5 4s 1 सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसके बाद में आपको करना है क्रोमियम +3 का। तो ये तो हो गया, इसको नीचे रख कर देते हैं ऑर्बिट को और स्टार्ट करते हैं इसका क्रोमियम आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिखते हैं Cr+3। इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं 3, तो बाहर से कम होंगे। संयोजकता कोष केवल कितनी है, इतनी ही संयोजकता कोष है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा कम और 2 इसके हो जाएंगे, तो यहां पर बचेगा 3d3। अब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रियल सही है, क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। एक कहां से चला गया, इसमें से, और 2 ले लिए इसमें से। तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में केवल 3 ही रह गए हैं और ये क्रोमियम आयन का रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको सीरियम आयन का करना है। तो सबसे पहले आप सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 58 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f पता नहीं अभी 6s 5s 2 5p6 आगे लिखेंगे 5d पर छोड़ देंगे और 6s2, क्योंकि इसकी संयोजकता कोष में 3 कक्षाएं होती हैं, एक 4s होती है, एक 5d होती है और एक 6s2 होती है। तो 6s2 कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 10 28 2 30 और 6 36 और 10 46 और 2 कितने हो जाएंगे 48 और 6 कितने हो जाएंगे 54 55 56। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ पर 3d और इसका फार्मूला होता है n-2 और d पर होगा n-2 और f पर घाते होगी 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे यहाँ पर। और n-d 1 यानी कि d इस पर इलेक्ट्रॉन 0 या 1 होगा और ns2 होता है या ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों का
एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये एफ ब्लॉक के लेंथ एंड हाइट श्रेणी का पहला तत्व है। तो ये इसके अकॉर्डिंग करना है, तो 1 से लेके तो या तो इस पर 0 रखेंगे या 1, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये कर देगा इसको 57 और ये कर देगा इसको 58। अब संयोजकता कोष से कितने इलेक्ट्रॉन गायब होने हैं? 4। आयनिक कंडीशन में लिखना है तो 4 इलेक्ट्रॉनों को गायब करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को गायब करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसको रब करते हैं, आप 4 बाहर कोष के इलेक्ट्रॉन करेंगे गायब। तो Ce बचे कितने आपके? यहाँ पर 24 की जगह, जैसे 24 की जगह पर यहाँ पर 21 बचे थे, आप बचेंगे 58 की जगह 54 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 21 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यहाँ पर 4 लगाएंगे और लिखेंगे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 और आप देखते हैं 4f। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इसके चले जाएंगे 6s के और 1 चला जाएगा d का और 1 f का, तो 4f 0 हो जाएगी। ऐसी इस कंडीशन में 4s 0 हो जाती है, यहाँ 4f 0 हो जाएगी। उसके बाद में 5s 2 5p 6 और 5d 0 6ds 0। तो ये होता है, ये जितनी कक्षाएं 0 हो गई उसको मिटा दे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका बचा है। सीरियम 54 यानी कि सीरियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस पर 4 इलेक्ट्रॉन 4 संयोजकता दिखाई जा रही, 4 धन आवेश है। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f 14 वाली जो 4f की कक्षा वो इसलिए गायब हो जाएगी क्योंकि 4f में 1 इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, d में था 1 वो, तो टोटल हो गए 2 और 6s में 2 थे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। इतना लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 अंक का है तो 1.5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन आता है क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन यानी कि क्रोमेट आयन आपको मिलेगा K2Cr2O7 से और इसी से डाइक्रोमेट, और ये डी ब्लॉक के 2 मेन यौगिक कंपाउंड है जिनको आपको बनाना होता है KMnO4। एक तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, दूसरा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको सन 2020 के जो सिलेबस है उसमें माइनस कर दिया गया तो इसको आपको करना ही नहीं है। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनानी नहीं है क्योंकि इतना जो होता है आपको बताते हैं Cr2O4 पर -2 जो होता है वो क्रोमेट आयन होता है, और डाइक्रोमेट आयन के लिए क्रोमेट आयन लिखेंगे तो Cr2O3O4 होता है ये क्रोमेट आयन, और Cr2O7 पर -2 लगा होता है तो वो डाइक्रोमेट आयन होता है। इसकी संरचना बनानी है, जब ये सिलेबस में है नहीं तो इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर खा का फर्क। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथाइलिक अम्ल यानी कि टेरिथाइलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है समझाइए। तो आपको डेक्रोन यानी कि आप इसको रब करते हैं और बताते हैं क्योंकि इसको क्वेश्चन को भी नहीं करना है। इस वाले सेट में बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके बहुलक से दिए गए और बहुलक हटा दिया गया। आपका चैप्टर 1 था बहुलक, सबसे लास्ट का चैप्टर, और उसके बाद में एक चैप्टर था कि आपके दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का उपयोग, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग। बहुलक पूरा चैप्टर हटा दिया गया और कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथाइलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है समझाइए। उसके बाद में दूसरा बेकेलाइट यानी कि एसिटल फॉर्मल्डिहाइड को फिनोल के साथ में जब बहुत मात्रा में गर्म करते हैं तो बेकेलाइट का संश्लेषण होता है, इसको भी हटा दिया गया क्योंकि ये भी बहुलक में आता है। दोनों क्वेश्चन बहुलक में आते हैं तो हम इसको हल नहीं करेंगे, क्या फायदा है। आप इसको सीखते भी हैं तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला क्योंकि माइनस कर दिया गया है सिलेबस। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी बहुलक कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन
1 2 3 4 क्वेश्चन ये सब बहुलक चैप्टर हैं और बहुलक आपका हटा दिया गया है। उसके बाद में आ जाता है रसायन विज्ञान का, रसायन का दैनिक जीवन में महत्व, ये भी चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर हटा दिया गया। अब यहां पर पूछा गया है सिमेटिडीन, इसका मतलब होता है MgOH का होल ट्वाइस। कभी आपने सुना ये नाम? नहीं सुना होगा, आज याद कर लें, ये सिमेटिडीन है। जब आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस समय सिमेटिडीन का घोल आप पीते हैं। उसके बाद में है रेनिटिडीन, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। उसके बाद में आ जाता है तथा एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि AlOH का होल थ्राइज की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल यानी कि श्रेष्ठ अम्लों के प्रति यानी कि अम्लों की अम्लता खत्म करने के लिए क्यों होते, कारण दे बता रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि दैनिक जीवन में आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं और आप जानते नहीं हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर पेट में आपके अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो इन्हीं की टैबलेट्स डॉक्टर आपको लिखकर दे देता है, आप खा लेते हैं। कंपोजिशन नहीं जानते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, जागरूक बनिए। किसी के पीछे क्या कॉम्बिनेशन लिखकर डॉक्टर दे देता है, उसके प्रति जागरूक बनेंगे आप, तभी आप जानेंगे। क्योंकि आप एक शिक्षित वर्ग में आ रहे हैं, तो शिक्षित वर्ग का ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने बारे में जाने कि उसके पेट में अम्लीयता बढ़ गई है, डॉक्टर उसको कौन सी दवाई दे रहा है, उसमें कंपोजिशन क्या है। केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो केमिस्ट्री सीखने का उसका उद्देश्य भी निकालिए कि केमिस्ट्री सीखते चले जाएंगे। रसायन विज्ञान सीख रहे हैं, रसायन विज्ञान के बारे में कुछ कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्या है क्या नहीं, इसमें क्या मिलाया गया है। तो ऐसे ही ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के टैबलेट्स दिए जाते हैं जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। तो हमारा आमाशय एक अम्ल उत्सर्जित करता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आमाशय की हिस्टोलिन से उत्सर्जित होता है। जब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये गोलियां अम्लीयता पेट की दूर कर देती हैं, लेकिन इसकी अधिक मात्रा लेने पर पेट में अल्सर मतलब फपोले उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की गोलियां लेने पर इसकी अम्लता इतनी नहीं घटती है और ये एक लेवल में काम करता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप खा लेते हैं तो ये पेट में हमारे अल्सर उत्पन्न कर देता है। इसीलिए ये दोनों प्रति अम्ल होते हैं, ये जल्दी से अम्लता को दूर कर देते हैं, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अपना वर्क धीरे धीरे करता है। तो ये हो गया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आ जाता है घा करा हीलियम, नियॉन और आर्गन की उपयोगिताएं लिखिए। तो दो उपयोगिताएं लिख देंगे और क्वेश्चन आपका सिमट जाएगा। तो रब करते हैं क्वेश्चन नंबर घा को हल करते हैं। घा को हल करेंगे और लिखेंगे उपयोगिताएं। क्वेश्चन नंबर घा 4 का घा, ज्यादा नहीं लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखिए हीलियम के उपयोग। तो हीलियम के उपयोग में सबसे पहला पॉइंट लिखिए वायु यानों के टायरों में नंबर 2 लिखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं गुब्बारों में। नंबर 3 अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन O2 के साथ हीलियम
को गोताखोर श्वास लेने में उपयोग करते हैं। ये हो गए आपके तीन। कितने नंबर का है? 3 नंबर का प्रश्न है और 3 चीजों के ही पूछे गए। फिर उसके बाद में आ जाता है नंबर 2। ये तो फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड लिखेंगे नियान के उपयोग। नियान के उपयोग क्या होते हैं? सबसे पहले आप लिखिए इसका उपयोग नंबर 1 बल्बों में भरने के लिए, ठीक है। दूसरा लिख लो आप आतिशबाजी व मनोरंजन के उपकरण में। हो गया। अब आप लिखते हैं आर्गन को लिखेंगे तो इसके आगे नियान को भी लिख सकते हैं, तो बल्बों में नियान भी भरी जाती है। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है तो लिख दीजिए नियान का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में धातु का टांका लगाने में। कितने आप चाहेंगे? बहुत उपयोग है। 10 12 लिख सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर ये आ गया पहला। अब ये नंबर दूसरा था, ऐसे लिखिए इसको पहला। अब थर्ड है आपका हीलियम नहीं, आर्गन है भाई। आर्गन के उपयोग होते हैं अक्रिय वातावरण बनाने में, बल्बों में भरने में। क्या हो गया? अक्रिय वातावरण बनाने में। नंबर 2 आप लिख सकते हैं बल्बों में भरने में। बहुत हो गए, इतने काफी हो गए। 3 नंबर का इतना एक पूरा पेज भर जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर आपका चौथा प्रश्न आपका हल हो गया। और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का था, जिसमें आपको 1 2 3 4 और 5 खंड नहीं करने थे, लेकिन आप दे दिए गए इकट्ठे एक ही चैप्टर के। तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर इसको रिड्यूस करते हैं। अब लाते हैं प्रश्न नंबर 5। इसको अब यहाँ पर मिटा देते हैं, लिखते हैं प्रश्न 5। स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5। और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। जितने भी खंड है का, खा और गा, घा, प्रत्येक खंड 5 अंक का है। तो पहले खंड को हल करते हैं और इधर लिखते हैं प्रश्न 5 और आगे लिख देते हैं का। सबसे पहला कह रहा है निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो पहला है K3Cr2 और ऑक्सिलेट है। आगे आप लिखते हैं इसका नाम। तो सबसे पहला यक्स दिया गया है, यहां पर लिख ले उत्तर, और यक्स पॉइंट आपका दिया गया है K3CrC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये दिया गया है आपका पहला। और दूसरा बाई दिया गया है आपको CONH3। तो लिखेंगे CONH3 का होल 5 CO3। ये कार्बोनेट है और इसके बाहर लगा है Cl। तो इसका नाम लिख रहा है। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं साधारण आयनों का, जो सबसे पहले स्टार्ट यहां से करते हैं। यहां नहीं है तो अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं और लिखते हैं नाम। इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। सबसे पहले इसका नाम लिख दिया। इसकी गिनती नहीं बताते हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं जब हमने इसकी एक्सरसाइज भी कराई थी। जब हमने इसको पढ़ाया था इसके लेक्चर में, तो हमने ये बता दिया था
कि पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद में आ जाएंगे लिगेंडों का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड है द्विदंती, क्योंकि ऑक्सिलेट आयन होता है इस प्रकार का। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है उसमें कमी है, और ये द्विदंती लिगेंड के आगे लगाते हैं 20, क्या लगा देते हैं 20, और आगे लिखेंगे ट्राई, क्योंकि 3 लगे हुए हैं, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। और आगे लिखेंगे हम इसका आईयूपीएसी नाम, क्योंकि ये माइनस का है तो जो क्रोमियम है वो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। अब रहेगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम 20 ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्रोमियम की यक्स मान लेते हैं, और इस कार्बोनेट पर होती है -2 मल्टीप्लस 3 का, ठीक है। और पोटेशियम की होती है +1, और यहाँ पर लगे हुए हैं 3, तो इक्वल में है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे हम इसको हल करते हैं तो 3 + यक्स -3 दूनी 6 = 0। हल करिए तो ये हो जाएगा यक्स -3 = 0। 6 में से 3 चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और आ जाएगा आपका प्लस का 3, और यही 3 लकीरें रोमन में खड़ी कर देते हैं। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब लिखते हैं इसका नाम। तो इसमें यहाँ पर साधारण आयन है नहीं, पहली साइड में, दूसरी साइड में क्लोराइड दिया गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंडो का नाम, और वो भी अल्फाबेट, एक से अधिक लिगेंड होंगे तो अल्फाबेट लिखेंगे। तो ये सी से लिखा जाता है और ये ए से। तो लिखेंगे सबसे पहले पेंटा एमीन, अमोनिया को यहाँ अमीन बोलते हैं, पेंटा अमीन। फिर उसके बाद में लिखेंगे इसका नाम होता है कार्बोनेटो। अब आ जाता है धातु का नाम, लिखेंगे धातु का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया। और उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद में हम क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इस कंडीशन में कोबाल्ट की निकालनी पड़ेगी। कोबाल्ट एक धातु है, तो अमोनिया होता है मुक्त अवस्था में 0 है, और 5 अमोनिया लगे हुए हैं तो हो गया 1। और कार्बोनेट यानी कि CaCO3 लिखते हैं, तो हमें आयनिक अवस्था में ये Ca+2 मिलता है, और ये CO2 का माइनस होता है, तो -2 होती है इस पर। तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और -2 में 1 का गुणा करेंगे, और आगे क्या है Cl, तो Cl की होती है -1, आगे प्लस लगा देंगे, -1 × 1। तो इसको, ये तो हो गया 0, तो ये 2 × 1 2, और ये 3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x = -3, x -3 = 0। तो x बराबर यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, इसके इक्वल में। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा +3, तो यहाँ पर आगे 3 रोमन धातु के साथ में ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। ये लीजिए, आपके 2 अंक सीधे हो गए। अब करा सेकेंड पॉइंट, FeNH2 का और NH2 का NH3 का होल ट्वाइस CN का होल 4 है। इसकी ज्यामिति संरचना बनाइए। तो संरचना आपको बनाते हैं, और ये रब कर दे, देख लें आप सही से। चलिए रब कर देते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई, इतनी मेहनत पसीना निकल रहा है, कम से कम इस पसीने का ही कुछ बदला चुका दे। तो चलिए आप लिखते हैं FeNH3 का होल ट्वाइस CN का होल 4 माइनस। इसकी आपको बनानी है ज्यामिति संरचना। ये अष्टफलकीय ज्यामिति संरचना प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 6 समन्वय संख्या वाले 6, इसकी समन्वय संख्या कितनी है 6, 2 और 4 6, और जिस उप सहसंयोजन यौगिक की समन्वय संख्या 6 होती है वो अष्टफलकीय। कैसी? अष्टफलकीय है, मतलब है ऑक्टागोनल, ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, ज्यामिति। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सिस रूट, तो आयरन के चारों ओर इस तरीके से लगे होंगे बॉन्डिंग। तो एक तरफ होते हैं अमोनिया के सभी मॉलिक्यूल्स, जो अमीन है उसके सभी अणु एक तरफ लगे होंगे, और दूसरी तरफ, सॉरी, 2 अमोनिया के हैं, यहाँ पर 2 अमोनिया के हैं, तो यहाँ पर सभी लगे होंगे साइनाइड। ये इसकी हो जाती है सिस संरचना।
इसे हम कहते हैं लिबियो रोटेटरी, यानी कि लिबियो रूट। ये है समपक्ष, समपक्ष, और इसे हम कहते हैं सिस संरचना, और इसके ऊपर माइनस है। जब ये ज्यामितीय संरचना अगर ऑप्टिकल होती है तो इस प्रकार की संरचना है। अब ये ऑप्टिकल नहीं है क्योंकि ये ज्योमेट्री संरचना प्रदर्शित करते हैं, तो लिगेंड एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं। कैसे, देखिए ये Fe है और यहां पर जितने भी साइनाइड है वो चक्रीय वलय में आ जाएंगे, एक दूसरे के सम्मुख। यहां पर ये सम्मुख आ गए, साइनाइड एक दूसरे के सम्मुख है, और अमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं। ये लीजिए, और ये बनाते हैं विपक्ष। इसका मतलब होता है ट्रांस संरचना बनाते हैं। और ये अष्टफलकीय, कैसी अष्टफलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इसका आंसर। लीजिए, ये हो गया, बिल्कुल आसान सा आंसर है, और इसका कुछ नहीं करना है, बस इतना ही लिखना था। 2 अंक का होता है, 2 नंबर के आपके आईपीएससी नेम थे, और आईपीएससी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 101% ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको आईपीएससी नाम लिखने को जरूर आएंगी, उप सह संयोजन यौगिकों की, संकुल आयनों की। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम रब कर देते हैं। चलिए रब करते हैं और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न का क्षारकता क्रम लिखना है, कारण सहित बताना है। नंबर फर्स्ट खा क्वेश्चन आ गया है, प्रश्न नंबर 5 का खा बता रहा है कि कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। सबसे पहले दिया गया है NH3, सभी लिख लीजिए, NH3 दिया गया। फिर उसके बाद ट्राईमेथिलीन अमीन दिया गया है। फिर उसके बाद में मेथिल अमीन दिया गया है NH2, और यहां पर उसके बाद में दिया गया है डाईमेथिली अमीन। ये सब दिए गए हैं आपके क्षारीय मूलक अमीनों के, और इसकी क्षारकता का क्रम होता है, सबसे कम होती है क्षारीय अमोनिया, और उसके बाद में क्षारीय होता है नंबर 2 पे मेथिल अमीन। कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती जाती है, अमीनों की क्षारकता बढ़ती जाती है। उसके बाद में आ जाता है नंबर 3 CH3 का होल थ्राइज N, और उसके बाद में आ जाता है आपका CH3 का होल ट्वाइस NH2। तो सबसे ज्यादा क्षारकता द्वितीयक अमीन की होती है, सेकेंडरी अमीन की होती है। ये प्राथमिक अमीन है, ये तृतीयक अमीन है, और ये द्वितीयक अमीन है, और ये पूरी अमोनिया है। तो अब इसमें कारण बताना है कि ये सबसे अधिक क्षारीय क्यों है। यहां एक हाइड्रोजन दिख रहा है, ये क्षारीय मूलक कहलाता है। तो लिखते हैं अमोनिया के व्युत्पन्नों, यानी कि उसके जैसे व्युत्पन्नों में अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल श्रृंखला बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती जाती है, परंतु वह व्युत्पन्न अधिक क्षारीय
होता है, परंतु वह व्युत्पन्न अधिक क्षारीय होता है जिसमें कम से कम एक क्षारीय मूलक हाइड्रोजन आयन जिसे बोलते हैं उपस्थित होता है। लीजिए ये आपके सामने लिखा है, अमोनिया के व्युत्पन्नों में अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल श्रृंखला बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती जाती है, परंतु व्युत्पन्न अधिक क्षारीय होता है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन मूलक उपस्थित होता है एल्किल श्रृंखला में। ये तो परमानेंट क्षारीय थी, उसके बाद में ये क्षारकता बढ़ी, लेकिन यहाँ एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो इसकी क्षारकता द्वितीयक अमीन से कम होती है। तो ये क्रम, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन रखा होता है, क्योंकि द्वितीयक अमीन की क्षारकता अमीनों में सबसे अधिक होती है। अब यहीं पर एथिल अमीन होता तो उसकी क्षारकता इस वाले मेथिल अमीन से, डाइमेथिल अमीन से अधिक होती है अगर डाई एथिल अमीन होता। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए इतने में ही आपको 2 नंबर मिलने हैं। अब उसके बाद में आपको बताता है डाइजोनियम लवण से बेंजीन, क्या कह रहा है, डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, यहां पर क्लोरो गायब हो गया, क्लोरोबेंजीन, यहां पर क्लोरोबेंजीन लिखना है, से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखो, जगह की कम थी तो यहाँ कमी की वजह से लिख दिया हमने, केवल रासायनिक समीकरण। डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनानी है। तो चलिए इसको रब करते हैं, ये आप लिख लें, आप थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, जब तक वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेहनत के हिसाब से ही शेयर कर दे भाई लोग, जल्दी से करें और बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, देखना कि 90+ कैसे मार्क्स होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर खा का सेकेंड क्वेश्चन नंबर का सेकेंड है। पहले डाइजोनियम लवण यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड डबल बॉन्ड एंड और सिंगल बॉन्ड Cl, ये प्लस ये माइनस, इससे आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। दूसरी बात कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन यानी इसके ऊपर NH2 लाना है। अब आपको दूसरी रिएक्शन देनी है, क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई जाए कि ये एनिलीन बन जाए, NH2। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये 2 रिएक्शन पूरी करो और 2 नंबर ले जाओ क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, एनिलीन बन गया। लेकिन ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका इतना बड़ा नाम। और ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है सेंडमायर अभिक्रिया, इसी को कहते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया आप करा दो किसके साथ में, सिर्फ आप कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। इस कंडीशन में हाइड्रोजन क्लोराइड ही बनता है, लेकिन ये नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट्रोजन मुक्त हो गई, N2, दोनों नाइट्रोजन आपस में मिल गए, N2 हो गई, और माइनस का HCl गायब हो गया और क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गई। इसकी कंडीशन में आप क्यूप्रिक ऑक्साइड को 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर और डिग्री सेंटीग्रेड और 60 ATM एटमॉस्फेरिक दाब पर गर्म कर दें अमोनिया के साथ, NH3 के साथ।
तो एक हाइड्रोजन क्लोराइड माइनस हो जाएगा, प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा और आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगी। ये लीजिए दोनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर टिप्पणियां लिखने को निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। अपोहन, द्रवनी गति और कुंडल प्रभाव और विद्युत कल संचालन। विद्युत कल संचालन इसमें लिखनी है। चलिए इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर ग पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ग पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ग का पहला 5 का गा और इसमें सबसे पहली हेडिंग डालते हैं विद्युत कण संचालन। तो एक आपको चित्र बनाना होगा, एक यू आकार की नलिका लेनी होगी और उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लटका देने होंगे और उसमें कोलाइडी विलयन या धन कण किसकी ओर भागेंगे, ऋण ध्रुव की ओर। ये धन कणों को हम दिखा रहे हैं ऋण की ओर भागता हुआ। यही विद्युत कण संचालन की विधि होती है। और ये आपके इस यू आकार की नलिका में कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड लगे हैं। ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो क्या लिखेंगे, कोलाइडी लिखेंगे यहां पर, कोलाइडी विलयन आयनिक होते हैं जो विद्युत क्षेत्र में या विद्युत धारा के कारण आयनों का प्रवाह करते हैं, आयनों का प्रवाह करते हैं। कुछ मार्कर में इंक कम हो गई, जब तक इसको नोट करिए हम इसको थोड़ी सी इंक डाल देते हैं। चलिए इसको नोट करिए और इंक डाल देते हैं। यहाँ पर क्या है, कोलाइडी विलयन आयनिक होते हैं जो विद्युत क्षेत्र में आयनों का प्रवाह करते हैं। चलिए आगे इसमें लिखते हैं। इतना आपको लिखने के लिए एक नंबर में इतना लिखना पड़ेगा। लिखेंगे आगे, एक यू आकार की नलिका में, आकार की नलिका में कोलाइडी विलयन को भरकर दोनों सिरों पर पीटी के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। पीटी के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। विद्युत धारा, क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन कण ऋण, धन आयन, कण ना लिखकर आयन लिखिए, ऋण ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर और ऋण आयन धन ध्रुव की ओर प्रवाह करते हैं। आगे लिख देंगे, कोलाइडी विलयनों का यह गुण विद्युत कण संचालन कहलाता है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ये टिप्पणी हो गई। उसके बाद में टिप्पणी आ जाती है नंबर 2, टिंडल प्रभाव। तो इसको रख देते हैं, यहाँ पर रब कर देते हैं और आगे
नोट करते हैं, जल्दी से लिखिए, टिप्पणियां लिखनी है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने में ही। आगे बताते हैं टिंडल प्रभाव। एक कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखिए और उससे प्रकाश, श्वेत प्रकाश, क्या निकालिए, श्वेत प्रकाश, और सूक्ष्मदर्शी से देखिए, सूक्ष्मदर्शी यहां पर लगा लीजिए, ये लग गई है सूक्ष्मदर्शी, और ये मनुष्य की आंख, ये लीजिए आंख बना दी, ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी, और ये बन गया एक चमकदार शंकु, टिंडल प्रभाव। यह है चमकीला शंकु। तो लिखेंगे इसके बारे में, यहां पर हेडिंग बना लेंगे टिंडल प्रभाव। तो देखेंगे यहां से स्टार्ट करते हैं। एक अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन को रखकर श्वेत प्रकाश की किरण गुजारने पर वह अपने मार्ग से विचलित होकर एक शंकु का रूप ले लेती है। कोलाइडी विलयन के इस गुण की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के नाम पर कोलाइडी विलयन का यह गुण टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा जितना हम लिख रहे हैं, मेहनत के हिसाब से। मेरे लाइक कर दो, अभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ। एक अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन को रखकर जब श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को गुजारते हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर शंकु का रूप ले लेती है। कोलाइडी विलयन में इस गुण की खोज, और ये शंकु कैसा होता है, चमकीला होता है। कोलाइडी विलयन की इस गुण की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस कोलाइडी विलयनों का यह गुण टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब इसको नोट करें, हम जल्दी से रब कर देंगे। नोट करें, अगली टिप्पणी आ जाती है। चलिए इसको नोट करते हैं, अब इसको रब कर देते हैं। अगली टिप्पणी आ जाती है नंबर थर्ड है आपकी विद्युत अपोहन। ये थर्ड है अपोहन आपको लिखना है, तो आप हेडिंग बना लेंगे अपोहन डायलिसिस। तो यहां पर अपोहन के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक कोलाइडी विलयन को भर देंगे, और ये पार्चमेंट झिल्ली है। ये पार्चमेंट झिल्ली में कोलाइडी विलयन को भर देंगे। बड़े बड़े कण कोलाइडी कण होंगे, ये बड़े बड़े कण कोलाइडी कण होंगे, और ये छोटे छोटे कण अशुद्धियां होंगे। ये बाहर निकल जाएंगे कण, ये कण बाहर निकल जाएंगे।
इधर से जल डालेंगे, H2O जल डालेंगे और इधर से जल को निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक पार्चमेंट झिल्ली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर बहते जल में प्रवाहित करने पर कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियां पार्चमेंट झिल्ली को पार करके जल की धारा में बह जाती है और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये लास्ट बार लिखा रहे हैं, अगली बार आएगा टिंडल इंडल प्रभाव तो हम नहीं लिखाएंगे, आपको बस बता देंगे। और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इससे अपोहन क्रिया कहते हैं। अपोहन क्रिया कहते हैं। लीजिए लिख गया ये आपका, देख लीजिए। एक पार्चमेंट झिल्ली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर बहते हुए जल में रख देते हैं तो अशुद्धियां निकलकर, पार्चमेंट झिल्ली से केवल अशुद्धियां ही निकल सकती हैं, अशुद्धियां निकल के जल की धारा के साथ बह जाती हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। और इस विधि को हम अपोहन क्रिया कहते हैं। लास्ट रह गई है ब्राउनी गति, इसको रब कर देते हैं और चौथा पॉइंट लिखते हैं ब्राउनी मूवमेंट, ब्राउनी गति। चलिए लास्ट रह गया इसका टॉपिक नंबर 4, ब्राउनी गति। आपने देखा नहीं होगा कि कोलाइडी विलयन हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, 24 घंटे स्थिर नहीं होते। तो देखेंगे, लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोलाइडी कण कभी स्थिर नहीं होते, ये होते हैं, ये लगातार टेढ़ी मेढ़ी, जिसे हम कहते हैं जिग जैग गति में रहते हैं। कोलाइडी कणों की यह गति ब्राउनी गति कहलाती है।
लीजिए चारों टिप्पणियां आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ब्राउन ने देखा कि कोलाइडिक विलेन के कण कभी स्थिर नहीं होते, ये लगातार अपनी गतिज अवस्था में रहते हैं। तो उन्होंने देखा तो कि ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, तो कोलाइडिक कणों की यह गति ब्राउनी गति कहलाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर घ, क्या लिखा है, निम्नलिखित धातुओं के मुख्य अयस्क। अब ये टॉपिक ही हटा दिया गया, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। अब चाहे वो एल्यूमिनियम के बॉक्साइड अयस्क होता है, आयरन का आयरन पायराइड होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, कॉपर का कॉपर पायराइड होता है, जिंक पायराइड भी होता है, ठीक है, इसका भी जिंक कैलेमाइन भी होता है, जिंक पायराइड भी होता है। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ पर जो लिखने का है वो सब बता सकते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।